Hello students, today we are going to start the next chapter of class 11 geography and the chapter is interior of the earth. In this chapter we are going to read about the interior part of the earth and also how our earth surface has been affected by the two forces or two processes like exogenic and endogenic forces. तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है हम लोग हमारी अर्थ के ऊपर रहते हैं और हमारी जो लाइफ है वो हमारी अर्थ से काफी इफेक्ट होती है, इसीलिए हमारी अर्थ के बारे में जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग ये मानते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जितनी भी जो भी प्रोसेसेस होती है उसके पीछे दो फोर्सेस होते हैं, दो प्रोसेस आप कह सकते हैं। पहला होता है उसमें एक्सोजेनिक प्रोसेस, दूसरा होता है एंडोजेनिक प्रोसेस। तो इसको समझ लेते हैं ये दोनों होते क्या है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है एक्सोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेस वो सारी प्रोसेस होती है जो हमारी अर्थ की सरफेस के बाहर से होती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से जो इफेक्ट हमारी अर्थ को फेस करने पड़ते हैं उनको हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जो अर्थ की जो हीट होती है, जो लाइट होती है, उससे हमारी अर्थ पर जो भी चीजें होती है वो उससे इफेक्ट करती हैं और उसी से उस पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, एंडोजेनिक प्रोसेस वो सारी प्रोसेस है जो हमारी अर्थ के इंटीरियर से हमारी अर्थ को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि वॉल्केनोज हो गए। जैसे आप देख सकते हैं वॉल्केनो की वजह से भी हमारी अर्थ के ऊपर कई प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की वजह से भी क्या है, कई प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स है वो हमारी अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं या फिर उससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो दो मेन प्रोसेस है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस है, यही तो प्रोसेस है जिसके कारण से हमारी अर्थ के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म बनता है और वो बिगड़ता है और रिन्यू भी होता है और चेंज भी होता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ के ऊपर जो भी फिजिकल फीचर है उसको बनाने में। इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं हमारे अर्थ के बारे में कुछ जनरल नॉलेज या फिर कुछ छोटी सी जानकारी। तो हमारी जो अर्थ है उसकी जो रेडियस है वो करीबन कितनी है, 6370 किलोमीटर की इसकी रेडियस है। और हमारी अर्थ के बारे में जानने के लिए, फिर हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हम लोग दो सोर्सेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट सोर्सेज और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। पहला है डायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज में हम लोग जो डायरेक्ट मेथड जो हम लोगों को अर्थ के इंटीरियर के बारे में मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला होता है सरफेस रॉक। तो सरफेस रॉक का मतलब हमारी सराउंडिंग में जो रॉक्स है, हमारी अर्थ की सरफेस पर जो रॉक्स है उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके हिसाब से हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप की रॉक रही होगी। तो दूसरा होता है, दूसरा हम क्या करते हैं कि हमारी अर्थ के इंटीरियर यानी कि सरफेस के नीचे हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, या फिर हमारे सरफेस के अंदर जाके कुछ किलोमीटर जाके हम लोग ये देखते हैं कि वहां पे किस प्रकार की रॉक्स पाई जाती है, उनको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें आपको ये जानना है जो सबसे डीपेस्ट ड्रिल हम लोगों या फिर ह्यूमन बींग्स ने जो किया है वो है वो कोला में है। ये कोला आर्टिक ओशन में पड़ता है। वो ये करीबन कितना है, 12 किलोमीटर का इसकी टोटल डेप्थ है जो हम ह्यूमन बींग्स द्वारा की गई है। तो इसके हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हम लोग जो हैं वो कई प्रकार के ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हम करते हैं, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज करते हैं। इसमें से दो सबसे ज्यादा फेमस है। पहला है डीप ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये दो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसमें थर्ड जो सोर्सेज है वो होता है वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस का मतलब जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी होने से क्या होता है कि हमारे अर्थ के नीचे से जो लावा है वो हमारी अर्थ की सरफेस पे आता है, तब हम उसको मैग्मा कहते हैं। शायद आपको पता होना चाहिए ये चीजें। तो जो ये मैग्मा है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उस मैग्मा को अलग अलग साइंटिफिक जो लैब्स होती है वहां पे भेजा जाता है और उसके थ्रू ये जानते हैं हम लोग कि जो ये रीजन है जहाँ पे लावा या मैग्मा मिला है उस अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप की जो प्रोसेस है वो चल रही है। तो ये वो सारे डायरेक्ट सोर्सेज है जिसके थ्रू हम हमारे इंटीरियर के बारे में जानते हैं। दूसरा सोर्सेज होता है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हम लोग क्या है, जो इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं उसके थ्रू हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो उसमें पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के थ्रू भी हम बता सकते हैं हमारे अर्थ के रीजन में, अर्थ के बीनीथ में किस टाइप की प्रोसेस चलती है। तो आपको या फिर हमें पता है हम लोग जैसे जैसे अर्थ सरफेस से इंटीरियर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता चला जाता है। तो इससे भी हम लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिलती है।
दूसरा होता है प्रेशर। जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, अर्थ के आप कह सकते हैं कोर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, उसी प्रकार से जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से जो डेंसिटी है, जो वहाँ पे मटेरियल मिलते हैं उनकी जो डेंसिटी है, फिर जो डेंसिटी होती है वो भी क्या है डेप्थ के साथ क्या है बढ़ती है। आप कह सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं ये तीनों ही क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं या फिर बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा होता है मीटियोर्स। मीटियोर्स के थ्रू भी हम हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जो मीटियोर्स हमारे स्पेस से जो मीटियोर हमारी अर्थ के ऊपर गिरते हैं, तो हम ये मानते हैं कि वो मीटियोर्स बनने का जो समय है वो हमारी अर्थ के बनने का जो समय है वो लगभग सेम रहा होगा। तो उन मीटियोर्स को स्टडी करके हम हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू भी हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है और वो इक्वेटर के पास सबसे कम होता है। क्योंकि हमको पता है हमारी जो अर्थ है उसका जो शेप है वो एकदम क्या है स्फीयर एकदम नहीं है, वो क्या थोड़ा सी बल्ज है, मतलब इक्वेटर बीच से थोड़ा सा बल्ज है। बल्ज होने का मतलब ये है कि जो बीच जो सरफेस है वो क्या है कोर से काफी दूर है, जिस कारण से वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा सा कम होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पे और सबसे मिनिमम होता है इक्वेटर के पास। उसमें नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब गुरुत्वाकर्षण जो उसके शक्ति होती है। तो इसमें हम ये देखते हैं क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो सेम प्रकार के मटेरियल से नहीं बनी है, जिस कारण से हमारी अर्थ के नीचे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स हैं। तो उन मटेरियल होने की वजह से क्या है अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है अलग अलग जगहों पे वो क्या हो सकती है डिफरेंट हो सकती है। तो ये कुछ मेथड्स है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी हमारी अर्थ जो शिवरिंग होती है, अर्थ की जो शिवरिंग जिसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं उसी को सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इस सिस्मिक एक्टिविटी के थ्रू भी हम लोग हमारी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं कि हमें ये पता चलता है कि कौन सा जो रीजन्स है वो वीक है वो स्ट्रॉन्ग है, वहां पे किस प्रकार की जो सिस्मिक एक्टिविटी या फिर जो अर्थक्वेक है वो किस तरीके से वहां पे आते हैं। और इसमें एक चीज और है जो आपको याद रखना है वो है ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली का मतलब होता है जब हम क्या है ग्रेविटी को मेजर करते हैं, उसको जानते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। अब हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं अर्थक्वेक जो है वो कैसे अर्थक्वेक होता क्या है। तो अर्थक्वेक का मतलब है जब हमारी जो अर्थ की जो सरफेस है वो शिवर करती है, मतलब वो क्या करती है वो शेक करती है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ये हम सबको ही पता है, शायद हम में से सभी ने ये कभी कभी फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो अर्थक्वेक है ये एक्चुअली कैसे स्टार्ट होता है। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो अर्थक्वेक है वो क्या किस वजह से आता है, जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है कई प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। मतलब हमारे अर्थ की जो सरफेस है कई प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, और ये टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जब किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है तो उसके ऊपर हमारा क्या है पूरा लिथोस्फीयर है, पूरा हमारा अर्थ सरफेस है, तो वो भी क्या करता है उसके साथ शेक करता है, वो भी क्या करता है शिविर करता है, जिस कारण से जो अर्थक्वेक है वो हमारी हमको एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है। तो जो अर्थक्वेक आता है वो मोस्टली हमारी अर्थ सरफेस से करीबन आप मान के चलिए 200 किलोमीटर नीचे तक। तो ये जो पूरा जो रीजन है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। तो करीबन अर्थ सरफेस से और जो अर्थक्वेक आने की जो प्लेस है या फिर जो रीजन है वो करीबन 200 किलोमीटर, मतलब अर्थक्वेक जो है हमारे अर्थ सरफेस से करीबन 200 मीटर वाला जो रेंज है इसी बीच में अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो याद रखनी है। तो जिस जगह पे जो अर्थ की जो शेकिंग करती है, तो जिस जगह पे वो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे दो प्लेट्स है जब वो एक दूसरे से क्या करेंगी आप कह सकते हैं डाइवर्ट होंगी, कन्वर्ज होंगी, तो उस एक जगह होगी जहाँ पे जिस जगह से वो एनर्जी निकलेगी उस जगह को हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस जगह से एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है उस जगह को हम लोग हाइपोसेंटर कहते हैं, और दूसरा नाम उसको फोकस भी है। तो आप हाइपोसेंटर करिए, फोकस करिए, दोनों का मतलब एक होता है। तो जिस जगह से एनर्जी रिलीज होना शुरू करती है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं, और हमारी अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट जो जगह होती है उस हाइपोसेंटर की उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। और जो ये वेव्स है इनको हम लोग सीस्मिक वेव्स भी कहते हैं। और जो ये वेव्स है ये हमारी अर्थ के इंटीरियर में चारों ही डायरेक्शन में किसी मतलब आप कह सकते हैं हर डायरेक्शन में क्या करती हैं मूव करती हैं, और इनकी वजह से कई प्रकार की जो नेचुरल फेनोमेना है या फिर जो हम कह सकते हैं
कई प्रकार की जो इसके रिजल्ट क्या है हमारी अर्थ के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक वेव दो टाइप की होती है, बॉडी वेव्स होती है और सरफेस वेव्स होती हैं। तो बॉडी वेव्स आप समझ लीजिए हमारी अर्थ के इंटीरियर में जो वेव्स निकलती हैं, ये वेव जो हाइपोसेंटर से जो रिलीज होती हैं, ये जो वेव्स हैं इनको हम लोग बॉडी वेव्स कहते हैं। और सरफेस वेव्स क्या होती हैं, हमारी अर्थ के क्योंकि आपको पता है हमारी अर्थ के ऊपर कई प्रकार के रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, तो जो ये प्राइमरी और प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव जब इस रॉक से टकराती है तो ये भी क्या करता है, शेक करता है। इससे जो वेव्स निकलती हैं उनको हम लोग कहते हैं सरफेस वेव्स। तो आप ये याद रखिए बॉडी वेव्स होती है जो हमारी अर्थ के इंटीरियर से स्टार्ट होती है, इरप्ट होती हैं। और सरफेस वेव्स क्या होती हैं, जो जब ये बॉडी वेव किसी रॉक्स के साथ क्या करती है, कोलाइड करती हैं, तो जब वो रॉक्स भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, उससे जो वेव्स निकलती हैं उसको हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं। आपको याद ये रखना है जो सरफेस वेव्स है वो ज्यादा डेंजरस होती हैं बॉडी वेव्स के मुकाबले। तो बॉडी वेव्स का थोड़ा सा और देख लीजिए। बॉडी वेव जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स का मतलब होता है वो वेव जो हमारी रिक्टर स्केल पे सबसे पहले क्या होता है, मेजर होती है, सबसे पहले उस पे क्या दिखता है, ऑब्जर्व होता है, उसको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स है वो उसके बाद उस पे देखी जाती है। तो जो प्राइमरी वेव्स है इसका जो मूवमेंट है वो क्या है, वो ये जो वेव्स है ये इस प्रकार से चलते हैं, आगे पीछे करके ये वेव्स मूव करती हैं। और जो सेकेंडरी वेव्स है इनका जो मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार से, ये जो मूवमेंट जिगजैग वाला जो मूवमेंट होता है ये सेकेंडरी वेव्स इस प्रकार का मूवमेंट करती हैं। और जो ये सरफेस जो वेव्स है ये इस प्रकार से बढ़ती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रॉक्स है, यहाँ से प्राइमरी ये बॉडी वेव्स आई, इस रॉक्स को उसने शेक किया, तो ये जो रॉक्स है ये भी वाइब्रेट करेगी, इससे जो वेव्स निकलेगी उसी को हम लोग सरफेस वेव्स कहते हैं। अब है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है वो कितने टाइप्स की अर्थक्वेक होती हैं और वो किस किस फॉर्म में होती हैं। तो पहला होता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक मतलब नाम से पता चल रहा है जो टेक्टोनिक प्लेट से उनके मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनको हम लोग टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। तो दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक में क्या होता है, जिस जगह पे वोल्केनिक इरप्शंस होता है उस जगह पे भी अर्थ शिवर करती है और उन अर्थक्वेक्स को हम लोग वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। थर्ड होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक ऐसी जगह पे होता है जैसे जिस जगह पे माइनिंग की जाती है, जहाँ पे खदानें होती है, वहां पे जब खदानें काफी डीप हो जाती हैं तो उसके बाद जो वहाँ की जो खदान जो क्या है होल है, जो हमने वहां पे क्या कर रखा है, माइन कर रखा है, वो जगह जब क्या कर कोलैप्स कर जाती है अपने पे, उसकी वजह से भी वहां पे क्या है जो वेव्स क्रिएट होती हैं उनको हम लोग कोलैप्स अर्थक्वेक्स कहते हैं। और इसमें चौथा होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक का ये तो हम लोग मान लीजिए कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग भी हमारे अर्थ को काफी बुरी तरीके से क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक का मतलब है जो हम लोग जो न्यूक्लियर वेपन यूज करते हैं उन न्यूक्लियर वेपन की वजह से भी हमारी अर्थ के ऊपर क्या है कई प्रकार के जो वेव्स हैं वो जनरेट होते हैं। जैसे क्या कहते हैं जो एटॉमिक बम्स यूज हम लोग करते हैं, तो जिस जगह पे वो करते हैं वो जिन जगहों पे इन वेपन्स इन बॉम्ब्स का यूज किया जाता है वहां पे क्या है वेव्स क्रिएट होती है, उन्हीं को हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक का मतलब है मान लीजिए ऐसी कोई जगह जहां पे पानी काफी बड़ी जगह पे बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है, जैसे डैम्स होते हैं, तो डैम्स में क्या होता है पानी काफी बड़ी मात्रा में जमा होता है। इस पानी की वजह से क्या होता है कि जो वहां की जो रॉक्स होती हैं उस पे वो पानी कंटिन्यूअस क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। और कंटिन्यूअस फोर्स क्रिएट करने से क्या होता है कि वहां की जो रॉक्स है वो क्या हो जाती है, हल्की सी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और उसकी वजह से क्या है वहां पे क्या है जो ट्रैक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उन ट्रैक की वजह से वहां पे क्या है कुछ वेव्स क्रिएट होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरिंग अर्थक्वेक। अब हमें ये देखना है जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जो होते हैं जो सिस्मिक वेव आती हैं उनको हम किस तरीके से मेजर करें कि ये वेव्स कितनी इंटेंसिटी में आ रही हैं। तो इन अर्थक्वेक्स को हम लोग दो इसमें मेजर करते हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है इंटेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसको हम रिक्टर स्केल कहते हैं। इसकी जो मेजरिंग होती है वो 0 से लेकर 10 के बीच में होते हैं, जिसमें 8, 9, 10 काफी इंटेंस होता है, काफी खतरनाक होता है। उसी तरीके से इंटेंसिटी नापने के लिए हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए हम लोग मर्करी स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो रेंज होती है वो होती है 1 से लेके 12 तक। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब हमने अर्थक्वेक के बारे में जान लिया कैसे शुरू होता है, क्या इसके पीछे रीजंस है। अब हम देखते हैं इन अर्थक्वेक की वजह से हमारी अर्थ को किस किस टाइप की इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे 12 इफेक्ट्स लिखे हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक में। तो फर्स्ट है इसमें ग्राउंड शेकिंग, दूसरा है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, थर्ड है लैंड एंड मड स्लाइड, चौथा है सॉइल लिक्विफिकेशन, पांचवा है ग्राउंड लर्चिंग,
सिक्स्थ है एवलांचेस, सेवंथ है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, एट्थ है फ्लड फ्रॉम डैम एंड लीवी फेलियर्स, 9 है फायर्स, 10 है स्ट्रक्चर कोलैप्स, 11 है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और 12 है सुनामी। इसमें आपको ये याद रखना है जो फर्स्ट की जो 6 हैं ये हमारी अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स है उनको चेंज होने में उनके पीछे के रीजंस हो सकते हैं। और जो 7 से लेकर 12 यानी कि जो लास्ट के जो कितने जो ये 6 हैं ये हमारी अर्थ यानी ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है उसको काफी इफेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी जो पूरी अर्थ है क्रस्ट से लेके कोर तक हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक रफली अगर जान लें तो जो हमारी अर्थ है उसकी जो पूरी बॉडी है, पूरा जो शेप है उसको हमने 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया है, या आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। जिसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्रस्ट कहलाता है, जो मिडिल वाला होता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, और जो सबसे बीनीथ सबसे जो नीचे वाले पार्ट्स है उसको हम लोग कोर कहते हैं। तो इसी के बारे में ब्रॉडली हम लोग पढ़ लेते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग क्रस्ट से। जो क्रस्ट की जो थिकनेस है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो ओशनिक जो एरियाज है, जो ओशन वाला जो एरिया है वहाँ पे जो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 3 से लेके 5 किलोमीटर तक होती है। अगर हम कॉन्टिनेंटल रीजन्स की बात करें जहाँ पे लैंड मास है, तो मोस्टली अगर हम किसी माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो क्रस्ट की थिकनेस है वो 30 किलोमीटर तक हो सकती है। उसके बाद हम लोग दूसरे लेयर की तरफ आ जाते हैं जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। तो मेंटल की जो टोटल थिकनेस है वो करीबन 2900 किलोमीटर है। तो मेंटल को हमने क्या कर रखा है अच्छे से समझने के लिए दो पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर रखा है। एक होता है अपर मेंटल, दूसरा होता है लोअर मेंटल। तो अपर में जो मेंटल है उसकी जो टोटल थिकनेस है वो करीबन 400 किलोमीटर है। और इसको आपको याद रखना है कि जो अपर जो मेंटल है इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। और एस्थेनोस्फीयर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो एरिया है ये काफी वीक होता है, और मोस्टली जितने भी जो वोल्केनिक इरप्शंस है वो इसी जगह से शुरू होते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे लेयर की तरफ, मतलब मेंटल का ही दूसरा जो लेयर है जिसको हम लोग लोअर मेंटल कहते हैं। इसकी जो टोटल थिकनेस है वो करीबन 2500 किलोमीटर है। और ये जो मोस्टली जो रीजन है ये टोटली सॉलिड रहता है। और मैंने आपको पहले बताया कि जो अपर वाला मेंटल है इसकी जो टोटल थिकनेस 400 किलोमीटर है, और इसकी और ये जो लेयर है ये काफी वीक होती है। और इसमें आपको एक और चीज याद रखना है कि जो अगर हम क्रस्ट के साथ अपर मेंटल को जोड़ लें तो ये जो लेयर, दो लेयर का जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और ये करीबन कितना है 200 किलोमीटर तक हो सकता है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है जिसको हम लोग कोर कहते हैं। कोर की जो टोटल थिकनेस है आप उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा वो आउट, क्योंकि हमने कोर को भी दो इसमें कैटेगराइज कर रखा है, आउटर कोर और इनर कोर में। तो आउटर कोर की जो टोटल थिकनेस है यानी कि ये वाली जो रीजन है इसकी टोटल जो थिकनेस है, टोटल डेप्थ है इसकी वो करीबन 2300 किलोमीटर तक है। और जो कोर है उसकी कोर यानी कि जो आउटर इनर कोर है जिससे नीचे वाला जो रीजन है इसकी जो टोटल थिकनेस है, डेप्थ है वो करीबन 1200 किलोमीटर है। अगर हम इसको ऐड करें तो टोटल जो कोर है इसकी जो टोटल जो डेप्थ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3500 किलोमीटर तक ये टोटल कोर की डेप्थ आ जाएगी। और अगर हम कोर की बात करें थोड़ा ब्रॉडली तो जो आउटर कोर है ये वाला जो रीजन है ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, जिस कारण से इस रीजन में पाए जाने वाले जो एलिमेंट है वो क्या रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और यहाँ पे जो ऑन एवरेज जो टेम्परेचर रहता है वो 4000 से लेके 5000 के बीच में रहता है, किसमें, आउटर कोर में। और जस्ट अगर हम बात करें इनर कोर की तो इनर कोर में जो टेम्परेचर है वो करीबन आप मान के चलिए 5000 से लेके 7000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये जो पूरा जो ये इनर कोर वाला जो रीजन है ये सॉलिड स्टेट में होता है। और अब आपको जो लास्ट चीज जो इसमें याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा जो कोर वाला जो रीजन है ये मोस्टली दो टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे बना है। जो सबसे डेंस एलिमेंट हम जिनको कहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है आयरन और दूसरा होता है निकल। तो हम कह सकते हैं जो कोर है वो आयरन और निकल से मेनली बना है, क्योंकि सबसे क्या है, हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट है। और अगर हम इसको रफली देखें तो इसको हम लोग नाइफ लेयर भी कहते हैं, यानी कि जो कोर है वो दो एलिमेंट से बना है, आयरन निकल से। और इसको शॉर्ट में अगर एब्रिविएशन में देखें तो नाइफ, Ni और Fe यानी कि आयरन का, Ni यानी कि निकल्स का, इसको हम लोग नाइफ लेयर भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब हम देखेंगे वोल्केनो के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। इसमें मोस्टली होता क्या है, हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, जो मॉल्टन रॉक्स है जो हमारे अर्थ के नीचे यानी कि जो एस्थेनोस्फीयर है, यानी कि अर्थ सरफेस से करीबन 200 किलोमीटर बिलो जो लेयर है वो काफी वीक लेयर है जिसको हम
एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो वहाँ पे जो क्या जो रॉक्स है वो मॉल्टन फॉर्म में होता है और उसके बाद क्या है वो क्रैक्स के थ्रू वो ऊपर आ जाता है। तो जब ऊपर आता है तो जो लैंड फॉर्म वो बनाता है उसी को हम लोग वॉल्केनोस कहते हैं। तो जो वॉल्केनोस है तो जो ये मॉल्टन, थोड़ा इसके बारे में बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। तो जो ये मॉल्टन रॉक्स है जब ये अर्थ के इंटीरियर में ही रहता है उस दौरान पे इसको मैग्मा कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ये हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तब हम इसको लावा कहते हैं। तो मोस्टली जो वॉल्केनोज हैं वॉल्केनोज में जो सब्सटेंस जो हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, एक तो गैसेस आते हैं, दूसरा उसमें एसेस होता है राख, और तीसरा होता है मॉल्टन रॉक्स। एक है वॉल्केनोस टाइप। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो वॉल्केनोस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले शील्ड वॉल्केनो की बात करते हैं। शील्ड वॉल्केनो में क्या होता है कि जो टॉप होता है वॉल्केनोस का काफी ब्रॉड होता है और ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं होता है। इसमें जो लावा है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं देखा जाता है। उसके बाद दूसरा आता है कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो में जो लावा है किसी भी वॉल्केनो के अंदर वो काफी क्या होता है थिक होता है। उसके बाद थर्ड है कैल्डर। कैल्डर काफी खतरनाक टाइप का वॉल्केनो माना जाता है क्योंकि इसमें जो लावा है वो काफी स्पीड काफी फोर्स के साथ क्या है किसी भी वॉल्केनो से बाहर निकलता है। उसके बाद चौथा है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस में जो लावा है वो काफी लॉन्ग समय से कंटिन्यूस क्या है किसी भी वॉल्केनो से कंटिन्यूस बाहर निकलता रहता है। तो इस टाइप की जो वॉल्केनोस को फ्लड बसाल्ट प्रोविंस कहते हैं। और इसमें पांचवा है मिड ओशियनिक रीजन। मिड ओशियनिक रीजन का मतलब जो वॉल्केनो जो हमारे के ओशियन के अंदर हैं उनमें जो ये सब्सटेंस निकलता है उनको हम लोग मिड ओशियनिक रीजन कहते हैं। और इसमें ये जो भी इसमें जितने भी जो आप कह सकते हैं कि वॉल्केनोज होंगे ये सारे ओशियन के अंदर होंगे। और इनका फॉर्मेशन कैसा होगा जब क्या है ओशियन के अंदर जो दो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी डाइवर्ट हो जाएंगी। तो नीचे का जो भी मॉल्टन मैग्मा है जो लावा है वो ऊपर आ जाएगा, उसी से वहां पे जो वॉल्केनो का फॉर्मेशन होगा। और इस टाइप के वॉल्केनोज हम लोग मिड ओशियनिक रीजन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। इसमें कि हम ये देखेंगे कि जो हमारे जो अर्थ के इंटीरियर में जो लावा है जो मैग्मा है वो उसकी वजह से किस टाइप के लैंडफॉर्म हमारी अर्थ के इनसाइड बनते हैं तो देख लेते हैं। वो हम मोस्टली हम जो मेन है वो है इंक्लूसिव बैथोलिट एंड लैकोलिथ। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जब जब मैग्मा हमारी अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ मूव करता है तो जब लावा हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाता है तब हम उसको प्लूटोनिक रॉक्स कहेंगे जो ऊपर आ जाएगा। और जो अर्थ के नीचे रहेगा उसको हम लोग कहेंगे, फिर अर्थ सरफेस के नीचे उसको हम कहेंगे वॉल्केनिक रॉक्स करके। तो पहले तो मेन कैटेगरी ये है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये बैथोलिथ और लैकोलिथ क्या होते हैं। तो जब ये मैग्मा अर्थ के क्रस्ट के नीचे रहता है तो जब ये बहुत बड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉस्फेयर के उस रीजन्स में जब लावा बहुत जो मैग्मा है वो बहुत बड़ी अमाउंट में वहां पे रहता है उसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। और अगर हम बात करें किसकी लैकोलिथ की, लैकोलिथ क्या होता है कि जब ये लावा अर्थ सरफेस की तरफ मूव करता है तो अर्थ सरफेस की तरफ मतलब ये पहुंच नहीं पाता है। बीच में जब ये इस तरीके के डोम्स बना देता है, इस तरीके के जो रीजन्स इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बना देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लैकोलिथ कहते हैं।